दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर जो कि रियल क्वेश्चन पेपर है जो पिछली बार पूछे गए थे। वही हम लगातार सीरीज चला रहे हैं और ये सीरीज आज नंबर 30 है और इससे पहले 1 से 29 तक के हम पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप ये पार्ट सारे देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिएगा। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला वर्ष का पेपर, तो वहाँ पर सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे पोर्शन हम करवाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो। शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। और चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सही से देख सकें और लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो यहाँ तक क्वेश्चन हमने पिछले करवा दिए थे, इसके आगे से अब 17 से देखो। कह रहा है कि 99.75 और 0.05554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। अब जैसे देखो मान लो कि दशमलव है, ये दशमलव है, इसके दाहिनी तरफ इधर कितने अंक होंगे ये बताना है। तो सबसे पहले जब कभी ऐसी बात आ जाए कि दशमलव हमें बताना है कितने अंक के बाद, तो लास्ट डिजिट देखा करो दोनों का। जैसे इसका लास्ट है 5 और इसका लास्ट है 4, इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि लास्ट में एक जीरो आ रहा है जीरो। तो बस ये समझ जाओ कि अब एक जीरो जो आ रहा है वो पॉइंट को एक कम कर देगा। अब समझते हैं कैसे, अभी समझ में कम आया होगा। तो देखो ये कह रहा था अगर टोटल हम देखें, यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ कि टोटल पॉइंट देखो काउंट करो। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हो गए, पॉइंट के बाद यहाँ कितनी है 2 3 5, यानी कि 7 डिजिट हो गए। पॉइंट के बाद 7 आना चाहिए, लेकिन हमने बताया कि लास्ट डिजिट को हम जब गुणा करेंगे तो एक जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक जीरो आ रहा है तो एक डिजिट और कम कर दो, यानी कि 6 डिजिट होंगी पॉइंट के बाद इधर इधर करके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही वाला। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ना होता, यानी कि यहाँ पर जीरो ना आता इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, तो आप 7 ही आंसर लगाते, ठीक है, लेकिन 6 करना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपए की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यानी कि सरिता और अनीता जो दो हैं, दोनों को मिलाकर जो पैसे दिए जाते हैं वो 6600 रुपए दिए जाते हैं हर महीने। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी ये बताना है। तो देखो मान लेता हूं मैं यहाँ पर कि एक हो गई ये मान लो कि अनीता और ये हो गई यहाँ पर सरिता। अब यहाँ से देखो अनीता को जो भी राशि दिया जाता है सरिता को दी गई राशि का 120% दिया जाता है। तो सरिता को अगर मान लो हम देते हैं 100 रुपए तो यहाँ पर तो इसको 120% यानी कि ये दिया जाएगा यहाँ से 120 रुपए। अगर इसको 100 मिल रहा है तो इसको कितने मिलेंगे 120 रुपए। अब देखो टोटल हमारे हिसाब से कितने रुपए हो गए, ये हो गए 220 रुपए। अब 220 हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 6600, तो लिख दो आप 66 और 00। अब इसको देखो काट दो, 11 दूनी 22, जीरो लगा दो, या जीरो से भी काट दो इसको, जीरो से जीरो कट गया है तो 11 दूनी 22 बराबर, और 11 6 का 66, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर माफ कीजिएगा जीरो लगा लो, तो यहाँ पर एक की वैल्यू हो जाएगी 30। अब देखो एक की वैल्यू जब 30 हो जाएगी और बोला गया है सरिता को, तो हमारे साथ सरिता को 100 रुपए मिलते हैं, तो 1 रुपए की वैल्यू 30 है तो 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी, 100 से आप गुणा करा दो, यहाँ भी 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000 रुपए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला 3000 रुपए। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब आपको बताना है कि इसको कितना मिले, जो अनीता है अनीता को कितने रुपए मिलते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि एक सीरीज देख रखी ये वाली और इसमें से बताना है कि अब आगे क्या आएगा। तो देखो जरा ध्यान से, सी के बाद आया है एफ, तो सी के बाद गैप कितने का है, डी और ई 2 का गैप किया है। वैसे एफ के बाद आई आ गया है तो एफ के बाद क्या आता है जी एच, तो यहाँ पर जी और एच यानी कि 2 का गैप हो रहा है। फिर देखो आई के बाद एल, तो जे और के का गैप है, एल आ गया है, यानी कि 2 का गैप हो रहा है। अब देखो आर, आर के बाद क्या आता है एस टी, ये गैप करके क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा यू।
ये यू है, इसको ऐसे कर लो आप यू। यू के बाद फिर 2 का गैप करो तो क्या आ जाएगा वी डब्ल्यू, 2 गैप हो जाएगा तो आएगा एक्स, यानी कि यू एक्स राइट ऑप्शन होगा हमारा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब गलत, कौन सा नहीं है, बाकी सारे सही हैं और कौन सा गलत है ये बताना है। सही नहीं है यानी कि गलत है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जब प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो व्हाइट कलर का चूना जैसा होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और कह रहा है पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब पानी पड़ता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइट हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। अगला कह रहा है टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टर चढ़ाते हैं तो उसका उपयोग होता है। अगला है सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये बात सही है, क्योंकि छतों पर क्या करा जाता है, अंदर रूम की दीवार की छत की तरफ देखोगे अगर तो उस पर डिज़ाइन बनाई जाती हैं। वो किससे बनाई जाती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाते हैं। तो ये गलत उत्तर केवल दूसरा है, यह उत्तर हमें बताना भी था। अगला है यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा, ये बताना है। तो देखो 50% को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 50 और बटे में 100 लिख सकते हैं। इसको अगर आप काटोगे तो आ जाएगा 1/2, यानी कि अगर भिन्न हमारा 1 रहा होगा पहले तो 1 और 2 रहा होगा पहले तो 1 और बढ़ा दो, यानी कि अब हो गया होगा 3/2। तो पहले का अंश हमारा 2 है, अब का अंश हो गया है 3। दूसरा भिन्न क्या कह रहा है 80%। 80% को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। अब देखो कह रहा है कि अगर पहले 5 हमारा हर रहा होगा तो उसमें 4 और बढ़ा देंगे तो 9 में हो जाएगा 5। समझ गए? यानी कि ये पहले का हमारा अंश था और ये पहले का हमारा हर था। तो कह रहा है मूल भिन्न का, तो का मतलब है कि वो नीचे रहेगा। तो पहले हमारा भिन्न रहा होगा 2/5, पहले रहा होगा क्योंकि 2 अंश रहा होगा और हर रहा होगा 5। अब कितना हो गया है, अंश हो गया है 3 और नीचे यहाँ देखो हर कितना हो गया है 9। समझ गए आप? तो अब की बार आ जाएगा जब बटे के नीचे बटे होता है तो सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि 3 गुणे 5 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 9 गुणे 2। मैं इसको सबको हटा के पूरा लिख देता हूँ, 3 गुणे में 5 यहाँ पर ये हो जाएगा और 2 गुणे में हो जाएगा 3, ऐसे। अब इसको आप काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 5/3 दूनी 6, तो 5/6 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो ये रेम जो है, रेम व्हीलर, उन्होंने एक हड़प्पा खुदाई का जिम्मा लिया था। कब? 1944 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया था। अगर ये पूछा जाए तो आप बता देना। अगला देखो, अच्छा अब आपको ये बताना है हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। अगर पता होगा तो आप बता रहे होंगे, तो जो हमारे व्यूअर्स होंगे लगातार वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये बात पता होगी, क्योंकि पिछले कुछ पार्ट के पीछे हमने बताया था इसका आंसर, तो आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी? 1921 ईस्वी में। अगला है select conclusion from among the following options which logically follows for the given statement। कह रहा है कि नीचे लिखित, हम ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनको हमें तार्किक रूप से सही मानना है और स्टेटमेंट को पढ़ करके बताना है। तो देखो हमारा स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया है, कथन को हम पढ़ते हैं। कह रहा है क्या रहा है, तो कथन कह रहा है कि वन मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यानी कि अगर हम कोई व्यक्ति कठिन मेहनत करता है तो सक्सेस होगा अपनी लाइफ में, या सक्सेस होने के लिए कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विदाउट हार्ड वर्क वन कांट बी सक्सेस इन लाइफ। बिल्कुल सही है, बिना कठिन मेहनत के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं अपने जीवन में, ये बात सही है। जबकि यहाँ पर कह रहा है अ हार्ड वर्किंग पर्सन इज सेटिस्फाइड इन लाइफ। अब वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होता है हार्ड वर्क से कि नहीं होता है, ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस की बात हो रही है, तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इस पे कहा जा रहा है एक स्कूल में 6 शिक्षक थे, ए और बी हिंदी और गणित पढ़ाते थे, डी और ए गणित और विज्ञान, सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते,
एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते थे, इनमें से कौन सबसे अधिक विषय पढ़ाता था। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट बना लो। जैसे मान लो कि मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर हिंदी, ठीक है, ये हिंदी हो गया। आगे क्या है, इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ, EN और G। इसके बाद मैथ है तो मैथ को लिख देता हूँ। सारे आप लिख लो। मैथ के बाद आगे देखो, फिर आगे देखो, हिंदी तो हो गया, हिंदी के बाद फ्रेंच, तो आप लिख दो फ्रेंच, ठीक है, ऐसे करके आगे शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं फ्रेंच। अब आगे कह रहा है इनमें से सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता था, ठीक है। अब देखो कोई विषय नहीं रह गया, अब रखते हैं इसमें। कह रहा है ए और बी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं, तो हिंदी वाले को पहले लिख देते हैं, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे। आगे कह रहा है डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, तो गणित कहाँ ये है, तो इसमें लिख दो आप DA। और क्या पढ़ाते हैं, विज्ञान, तो विज्ञान में भी लिख दो आप D और A करके। आगे कह रहा है C और E अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी वाला कहाँ पर है, ये है, तो इसमें से C भी कर दो और इसके बाद E भी लिख देते हैं। ठीक वैसे ही कह रहा है गणित भी पढ़ाते हैं, तो गणित में भी हो जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा E हो जाएगा। आगे कह रहा है F और B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो हिंदी वाले में F नहीं लिखा तो आप F लिख दो, और B नहीं है तो आप B तो लिखा है ऑलरेडी, B लिखने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंच पढ़ाते हैं, तो फ्रेंच कौन पढ़ाता है, F पढ़ाता है और B पढ़ाता है। अब देखो कह रहा है इनमें से कौन सबसे अधिक विषय पढ़ाता है, तो आप देखो सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है, तो देखो जो A है वो ए हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश भी पढ़ाएगा और मैथ भी पढ़ाता है और साइंस भी, यानी कि 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है, कौन, ए पढ़ाता है। ठीक वैसे बी को देखो तो बी हिंदी पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा और शायद किसी में नहीं है फ्रेंच पढ़ाएगा, यानी कि वो 3 विषय पढ़ाता है। फिर इसके बाद ई देखो, ये केवल हिंदी और ये ऐसे पढ़ाता है, मैथ और इंग्लिश पढ़ाता है, तो केवल 4 विषय सबसे ज़्यादा पढ़ाता है ए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हो जाएगा, ए, जो कि सबसे ज्यादा विषय पढ़ाता है। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, तो तापन पंखे की कार्यशीलता या ताप पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि विद्युत इस्त्री जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों में वो ताप पर डिपेंड करती है, बल्ब भी ताप पर डिपेंड करता है, गर्म होता है तंतु तभी जलता है, और विद्युत केतली जो होती है ये भी गर्म पर काम करता है, यानी कि ऊष्मा पर। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन जो पंखा की कार्यशीलता है वो जरूरी नहीं कि पंखा गर्म होगा तभी चलेगा, तो ऑप्शन दूसरा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे कहा जाता है, तो उसे निर्यात मित्र के नाम से कहा जाता है। ये क्वेश्चन तब का है जब क्वेश्चन 2022 में पेपर हुआ था, तब का है ये, क्योंकि करंट अफेयर में ये उस वक्त चल रहा था ट्रेंडिंग में। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से, यानी कि ऊपर की तरफ से अगर देखा जाए इधर से 8वें नंबर पे है, मान लो कि ये पूरा है सीरीज और यहाँ पर 8वें नंबर पे है ऊपर की तरफ से, तो नीचे से उसका यानी कि यहाँ से स्थान क्या होगा ये बताना है। तो देखो जब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 में से स्थान शीर्ष से दे के रखा है, तो माइनस का 8 कर दो और प्लस का 1 कर दो आप। ठीक है, तो 8 कितना 40 8 हो जाएगा 32 और 32 प्लस का 1 हो जाएगा 33, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 33 ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा पिछले पार्ट में भी, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते थे कि दाएं से स्थान और बाएं से स्थान, तो वैसे ही ठीक ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, जब दोनों स्थान देख रखे हों और टोटल पूछ लिया हो तो दायां प्लस बायां करते थे हम, ठीक है, और उसमें से 1 माइनस करते थे, तो वहाँ पर आंसर आता था। अब यहाँ पर एक तरफ से स्थान दिया है, दूसरी तरफ से पूछ लिया है, तो जब क्या होता है तो माइनस करके प्लस 1 कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीली रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं, यानी कि इन पत्तियों को अगर हम छू लेते हैं तो जलन होने लगती है, जिसको हम बिच्छू बूटी बोलते हैं, यानी कि नेटल बोलते हैं। ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। एक पौधा है नेटल, एक पौधा है जिसकी पत्तियां छूने पर जलन होने लगी बहुत तेजी के साथ।
अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। यानी कि वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। फार्मूला भी V इक्वल I और R होता है, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत बार इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के लिए दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, यानी कि दिखाता है। तो देखो यहाँ पर नागरिक, चंद्रमा और अनाज, तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो कोई भी नागरिक चंद्रमा से संबंध नहीं है और कोई भी चंद्रमा का संबंध अनाज से नहीं होता है। तो कोई भी संबंध नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो इसलिए उनका सर्कल भी अलग अलग ही होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा ऑप्शन बी के हिसाब से। ठीक है, तो अगला देखो, नेक्स्ट है 987 गुणे 999 का मान क्या होगा। देखो ये एनटीपीसी में भी पूछ लिया है, लेकिन ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो एनटीपीसी में भी घूम फिर करके आ गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 987 का गुणा 999 बार कराएंगे तो क्या आएगा। तो देख लो, आप इसको 999 न पढ़कर 1000 आप पढ़ो, तो मतलब हम कहेंगे ये लिखा होगा 987 गुणे में 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 987, जीरो कितने लगेंगे, 3, तो 3 जीरो लगा दो आप। अब हमने 987 जो है वो 999 बार गुणा कराना था, लेकिन एक बार हमने उसका ज़्यादा गुणा करा दिया है। तो ज़्यादा गुणा कराने पर क्या होगा कि इसको घटा लो एक बार में। घटाएंगे कैसे, 987 आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 987। तो देखो 10 में 7 गया तो ये वाला हटा दो, इसका काम नहीं है। 10 में से 7 गया तो आएगा 3, 9 में से 8 1 और 9 में से 9 तो 0 आएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 6 बचेगा, 8 और 9, यानी कि 98 60 13 बचेगा। 98 60 13 ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो टाइम कितना है, 3/4। अब 3/4 का कह रहा है कि 2/3, तो 2/3 निकाल लो आप, इससे ये कट जाएगा, इससे ये, यानी कि 1/2 कह रहा है। 1/2 घंटे में ये दूरी कितनी तय करता है, आधी। तो देखो 6 किलोमीटर है, 6 का आधा यानी कि 1/2 तो हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो 1/2 समय में वो 3 किलोमीटर तय कर लेता है। अब आप बताओ कितना बचेगा उसके पास, तो उसके पास बचेंगे 3 किलोमीटर शेष। ठीक है, और समय उसके पास कितना बचा है, आधा तो उसका यूज हो गया। तो टोटल था 3/4, उसमें से 1/2 हटा दो आप, तो 1/2 हटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा एलसीएम, ये आएगा 3 माइनस का ये बचेगा 2 दूनी 4, तो आ जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो 3 दूरी है और 1/4 में तय करनी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 3 गुणे में 4 यानी कि 12 हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल होनी चाहिए अगर उस दूरी को तय करना चाहता है 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि r sin थीटा बराबर 7/2 और r cos थीटा बराबर 7√3/2 है तो r का मान कितना होगा ये बताना है। तो देखो सबसे पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि sin थीटा अपान में cos थीटा बराबर tan होता है, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, यानी कि r sin थीटा बटे में हो जाएगा r, ये r लिखा हुआ है r, इसको और सही से लिख देता हूँ, r cos थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, साइन थीटा 7/2 है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√3 और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7/2, ये 7 लिखा हुआ है, गुणे में हो जाएगा 2 और नीचे आएगा 7√3, तो 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 और r से r कटेगा, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर में हो जाएगा 1/√3। तो जब tan थीटा बराबर 1/√3 तो tan थीटा कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan किसकी वैल्यू, tan थीटा इक्वल tan 30 की वैल्यू होती है। तो यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ये फिक्स हो गया।
अब यहाँ से देखते हैं, थीटा वैल्यू 30 डिग्री हो गई, इसको चाहे तो आप नोट कर लें वरना मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री हो गया थीटा, तो थीटा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री। अब इस पे आप वैल्यू रख दो, तो आर और साइन थीटा मतलब साइन 30 और बराबर में आ जाएगा 7/2। अब देखो आर है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 बराबर 7/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 7। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों आज हमने कवर करे हैं 40 तक के क्वेश्चंस, इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो बचे हुए क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल से कुछ सीखने को मिला हो और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा लिया करिए, यानी कि नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। इस वजह से बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी और टेक्नीशियन सभी के हम प्रीवियस लगातार करा रहे हैं, और उसकी हम प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना दे रहे हैं। तो अगर आप जो भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने सबकी अलग अलग बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और मैथ की वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स हमने करवा दिए हैं मैथ के, बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया है। तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट आपको वहीं पर मिल जाएगी, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, और कुछ कहना है या पूछना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।